सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरा नाम सुमित्रा है। मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग की शोध छात्रा हूँ। मेरा आज का प्रस्तुति का विषय है पांडुलिपियों का स्वरूप एवं आकृतियां। हम पांडुलिपियों के स्वरूप और आकृतियों के बारे में जानने से पहले पांडुलिपियों का अर्थ और महत्व जानेंगे। पांडुलिपियों का अर्थ है, पांडुलिपि में दो शब्द हैं, पांडु और लिपि। पांडु का अर्थ है हल्का या पीला और लिपि का अर्थ है कि उसका लेखन किस प्रकार से हुआ है। तो पांडुलिपि का सामान्य रूप से अर्थ है जो भी हस्तलिखित ग्रंथ होते हैं वो सब पांडुलिपि के अंतर्गत आते हैं। और पांडुलिपि का महत्व, पांडुलिपि एक केवल ग्रंथ नहीं है बल्कि वे प्राचीन ज्ञान की वाहक भी हैं और इतिहास और संस्कृति का साक्ष्य भी देती हैं हमें, और भाषा और लिपि के विकास को भी दर्शाती हैं कि हमारा सतत विकास कैसे हुआ है भाषा का, और धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक परंपराओं को भी सुरक्षित रखती हैं। अब हम पांडुलिपियों के स्वरूप के बारे में जानेंगे। पांडुलिपि के स्वरूप का अर्थ है पांडुलिपि की जो बाह्य और आंतरिक संरचना या फिर उसकी बनावट या शैली जो है, और जो भी उसकी लेखन शैली रही है, उस सब के बारे में जो भी जानकारी है वो सब पांडुलिपि के स्वरूप के अंतर्गत आती है। सरल शब्दों में कहें तो किसी भी पांडुलिपि को देखकर जो उसका रूप, रंग, लेखन शैली, जो बाह्य और दृश्य दिखाई देता है वो सब पांडुलिपि के स्वरूप के अंतर्गत आता है। इसको हम मुख्य पक्षों के रूप में विभक्त कर सकते हैं। जैसे उसका जो बाह्य स्वरूप है, इसमें पांडुलिपि की भौतिक बनावट आती है, जैसे लेखन सामग्री कि उसको कैसे लिप्यासन पर लिखा गया है, वो कठोर लिप्यासन है या कोमल लिप्यासन है, भूर्जपत्र है या ताम्रपत्र है, और उसकी आकृति कैसी है। जैसे कुछ पांडुलिपियां मत्स्य आकार में होती हैं, कुछ वृत्ताकार में होती हैं, कुछ खड्गाकार में होती हैं, और उसकी स्याही कैसी है। मूल रूप से वैसे काली स्याही का प्रयोग किया जाता है पांडुलिपि लेखन में, पर कहीं कहीं लाल स्याही का भी प्रयोग किया गया है, कहीं कहीं उनको स्वर्ण की स्याही से भी लिखा जाता है, कहीं कहीं उसको रजत स्याही से भी लिखा गया है। और आवरण की स्थिति कि उसका बाह्य आवरण कैसा है, अक्षरों की स्पष्टता कि उसमें अक्षर स्पष्ट हैं या फिर एकदम सूक्ष्म हैं। जैसे अगर ज्यादा सूक्ष्म होते हैं तो उनको आतिशी दर्पण की सहायता से देखा जाता है। दूसरा है आंतरिक स्वरूप। इसमें पांडुलिपि की जो विषय वस्तु है और उसके लेखन से जुड़ी हुई बातें आती हैं, जैसे भाषा कि मतलब उसकी भाषा क्या है, अपभ्रंश है, प्राकृत है, संस्कृत है। और लिपि, जैसे देवनागरी लिपि, ग्रंथ लिपि, शारदा लिपि, सिद्धम लिपि इत्यादि। और वो किस विषय से है, मतलब धर्म से है, दर्शन से संबंधित है या व्याकरण से संबंधित है, और उसकी लेखन शैली कैसी है, और उसमें अध्याय, श्लोक और अनुच्छेदों की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है। तीसरा है लेखन शैली और लिपि कि उसका लेखन किस बनावट में हुआ है, अक्षरों का आकार कैसा है, वृत्ताकार है या फिर कहीं कहीं बहुत सूक्ष्म आकार है, कहीं कहीं स्थूलाकार है, और मात्रा और संयोग कैसे हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है। वैसे मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में विराम चिन्हों का प्रयोग किया नहीं गया है। सुलेख या साधारण लेखन। सजावटी तत्व, शीर्षक की सजावट कैसे की गई है, उसमें प्रारंभ में या अंत में मंगलाचरण लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। और चित्र या अलंकरण, उसमें चित्र दिए गए हैं। कुछ पांडुलिपियां होती हैं जो सचित्र काष्ठ पृष्ठिकाओं पर लिखी होती हैं, तो उनके बारे में भी हमें पता चलता है। इस प्रकार पांडुलिपि का स्वरूप वह समग्र रूप है जिससे हम उसकी पहचान कर सकते हैं, प्रामाणिकता, काल एवं महत्व के बारे में जान सकते हैं। पांडुलिपि के स्वरूप के अंतर्गत आकृतियों का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, तो अब हम उनके बारे में जानेंगे। पांडुलिपि की आकृतियां। पांडुलिपि की आकृति से अभिप्राय है उसके बाहरी, भौतिक और दृश्य रूप से है। जब हम किसी पांडुलिपि को देखते हैं तो सबसे पहले उसकी आकृति ही हमें दिखाई देती है। यह आकृतियां अनेक तत्वों से मिलकर बनती हैं, जिनको हम चार प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। जैसे लेखन शैली के आधार पर, और आकार और बनावट के आधार पर जो आकृतियां हैं, लिपि के आधार पर, एवं पांडुलिपियों के लिप्यासन के आधार पर आकृतियां। सबसे पहले है पांडुलिपि की लेखन शैली के आधार पर जो आकृतियां हैं वो। लेखन शैली की दृष्टि से हम निम्नलिखित चार प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं। पृष्ठ के रूप विधान की दृष्टि से, चित्र सज्जा की दृष्टि से, सामान्य स्याही से भिन्न स्याही में जो भी लिखित हैं, और अक्षराकार की दृष्टि से। पृष्ठ के रूप विधान की दृष्टि से त्रिपाठ,
पंचपाट और शुंड, ये 3 प्रकार की पांडुलिपियाँ होती हैं, जिसमें त्रिपाट होती है, एक पृष्ठ को 3 भागों में बाँटकर लिखा जाता है। मध्य में जो मूल श्लोक है उसको लिखा जाता है और ऊपर और नीचे थोड़े सूक्ष्म अक्षरों में उसकी व्याख्या की जाती है। पंचपाठ में उसको 5 भागों में पृष्ठ को बाँटकर लिखा जाता है। सामान्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, पर कुछ-कुछ कोष्ठक बनाकर आस-पास और 2 भाग बना दिए जाते हैं। शुंड प्रकार की आकृतियाँ होती हैं, जिसमें प्रथम पंक्ति पूरे पृष्ठ पर होती है, फिर क्रमशः दोनों ओर से पंक्तियाँ छोटी होती जाती हैं, अंत में वो एक सूंड का आकार ले लेती हैं। फिर चित्र सज्जा की दृष्टि से सजावट के लिए जैसे सजावट के लिए जो पांडुलिपियाँ लिखी गई थी, वो 11वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य में ज़्यादा प्रचलित रही हैं, जिन्हें पांडुलिपि चित्र शैली के नाम से भी जाना जाता है। बाद में बादशाह अकबर के समय में इसका ज़्यादा प्रचलन रहा। तो ये अपभ्रंश शैली, राजस्थान शैली, मुगल शैली आदि के नाम से बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई थी। संदर्भगत उपयोग के लिए जैसे हम राम के ऊपर हम पांडुलिपि को लिख रहे हैं, कोई भी संदर्भ लेकर जो भी पांडुलिपि लिखी जाती है, वो संदर्भगत उपयोग के लिए होती है। सामान्य स्याही से भिन्न स्याही में लिखित आधार, जैसे स्वर्ण स्याही से भी कहीं-कहीं लिखा जाता था, पर इनको सुरक्षित रखना काफ़ी कष्टदायक होता था, इसलिए इससे बहुत कम लिखा जाता था। और रजत स्याही से भी, सामान्य स्याही मतलब अर्थात काली स्याही से और लाल स्याही से भी कई बार लिखा जाता था। अक्षरों के आधार पर, सूक्ष्म अक्षरों के आधार पर और स्थूल अक्षरों के आधार पर, कि उसके अक्षर बहुत ज़्यादा सूक्ष्म हैं, तो फिर उनको दर्पण से देखना पड़ेगा, और स्थूल हैं तो वो सर्वसुलभ होंगे। आकार और बनावट के आधार पर आकृतियाँ। मुन्नी पुण्य विजयी जी ने 5 प्रकार आकार बताए हैं पांडुलिपियों के: गंडी, कच्छपी, मुष्टि, संपुट फलक, छेदपाटी, छिवाड़ी या त्रिपाटिका। इसमें गंडी जो पांडुलिपियाँ होती हैं, वो मोटाई और चौड़ाई में तो समान होती हैं, पर लंबी होती जाती हैं। तो ऐसी जो पांडुलिपियाँ होती हैं, वो गंडी कहलाती हैं। और कच्छपी पांडुलिपियाँ होती हैं जिनका बाहरी जो वो है, वो तो संकरा होता है और मध्य में वो मोटी होती हैं। इनके जो कोने हैं, वो तिकोने भी हो सकते हैं और गोलाकार भी हो सकते हैं। मुष्टि प्रकार की आकृतियाँ होती हैं, जो 4 अंगुल की होती हैं, जिनको हम मुट्ठी में भी पकड़ सकते हैं। ऐसी हैदराबाद के सालारगंज में 4 इंच वाली पांडुलिपियाँ प्राप्त होती हैं। कहीं-कहीं गीता भी 4 इंच की प्राप्त हो जाती है, मुष्टि आकार की। और संपुट फलक वाली पांडुलिपियाँ होती हैं, जो सचित्र काष्ठ पृष्ठिकाओं पर लिखित होती हैं, वो संपुट फलक पांडुलिपियाँ कहलाती हैं। छेदपाटी, छिवाड़ी या त्रिपाटिका, जिन पांडुलिपियों को हम बंद करके रख सकते हैं और छेद करके रख सकते हैं, वो छेदपाटी, छिवाड़ी या त्रिपाटिका कहलाती हैं। इसके अतिरिक्त भी कई पांडुलिपियाँ मिलती हैं, जैसे मत्स्य आकार की हैं, कुंडली, पोथी भी होती हैं, और गुटका जो हाथ में ली जा सकती हैं। पोथी होती हैं जिसमें कागज को मोड़कर बंद करके लिखा जाता है। और कुंडली के आकार की पांडुलिपियाँ होती हैं, वृत्ताकार उसमें दिखाई गई हैं, खड्गाकार, हम ये चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। लिपि के आधार पर पांडुलिपि की आकृतियाँ, ये कहीं-कहीं जैसे ब्राह्मी लिपि, शारदा लिपि, सिद्धम लिपि, ग्रंथ लिपि, जैसे सबसे पहले हमारी ब्राह्मी लिपि 3री शताब्दी में होती है, उसका क्रमशः सतत विकास हुआ है। उसके बाद वो 6ठी शताब्दी में सिद्धम लिपि, उसके बाद उससे ही 9वीं शताब्दी में शारदा लिपि का विकास हुआ, अंत में 17वीं शताब्दी में देवनागरी लिपि का विकास हुआ। अब लिप्यासन के आधार पर पांडुलिपि की जो आकृतियाँ हैं, इसको हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे 2 प्रकार के लिप्यासन होते हैं, कुछ कठोर होते हैं, कुछ कोमल होते हैं। तो कठोर लिप्यासन होते हैं, जैसे पाषाणीय प्रस्तरांकित होते हैं, मृण्मय मिट्टी पर बने हुए, सीपदांतिकी, ताम्रपत्रीय, स्वर्णपत्रीय, रजतपत्रीय और अन्य धातुओं के भी होते हैं। और कुछ होते हैं कोमल लिप्यासन, जैसे ताड़पत्रीय। ताड़पत्रीय वे 2 प्रकार के होते हैं, लेखनी लिखित होते हैं और धातु शलाका कोरित होते हैं। फिर भोजपत्रीय, अगरुपत्रीय, पटीय, चर्मपत्रीय, काष्ठीय और कागजीय। इस प्रकार हम अंत में कह सकते हैं कि पांडुलिपियों की आकृतियाँ एवं स्वरूप, ये एक महत्वपूर्ण विषय है, जो कि हम पांडुलिपि को समझने की कुंजी भी समझ सकते हैं उसको। पांडुलिपियों का स्वरूप उसके आंतरिक संगठन को दर्शाता है, और पांडुलिपि की जो आकृतियाँ हैं, वो उसके बाहरी स्वरूप को प्रदर्शित करती हैं। जो भारतीय संस्कृति विरासत को समझने और सुरक्षित करने के लिए पांडुलिपियों का अध्ययन अत्यावश्यक है।